नमस्कार मित्रों, आज हम बात कर रहे हैं वर्णमाला। प्रत्येक एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक। तो हम बात करें सबसे पहले भाषा। हमारे आपस के विचार विनिमय के माध्यम को, यानी आपस के विचार विनिमय के माध्यम को भाषा कहते हैं, के माध्यम को। उसी प्रकार हम बात करें लिपि, तो भाषा या किसी भी भाषा को लिखने का ढंग जो है वो लिपि कहलाता है। लिखने का ढंग, किसी भी भाषा को लिखने का ढंग लिपि कहलाता है। उसी प्रकार हमारी भाषा हिंदी है और हिंदी भाषा और हमारी लिपि कौन सी है? देवनागरी है। देवनागरी, जिसे कहा जाता है देवों के द्वारा अवतरित की गई है, देवनागरी। तो देवनागरी भाषा की विशेषताओं के बारे में बात कर लें। इसे जैसा बोला जाता है वैसा ही लिखा जाता है। इसे जैसा बोला जाता है वैसा ही लिखा जाता है। बाएं से दाएं को यह लिखी जाती है। अब हम बात करें वर्णमाला की, कि वर्णमाला किसे कहते हैं। तो वर्णमाला अपने व्याकरण के सबसे मूल जो अक्षर हैं उनको वर्ण कहा गया है और वर्णों की संख्या है वो 48 है। वर्णमाला में वर्णों के अक्षरों की जो संख्या है वो 48 है। अब हम बात करें सबसे पहले इन्हें विभाजन के तौर पर स्वर और व्यंजन, यानी मूलतः दो बड़े रूप में इन्हें विभाजित किया जाता है, स्वर और व्यंजन। स्वर में 11 अक्षर होते हैं और व्यंजन में 33 अक्षर होते हैं। हमने ऊपर बात की है 48 अक्षरों की। तो इसके अलावा दो अयोगवाह, दो अक्षर कौन से हैं? अयोगवाह। अयोगवाह में दो अक्षर है और दो अक्षर अतिरिक्त के हैं। किसके हैं? अतिरिक्त के या उत्क्षिप्त के कहे जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें स्वर की, कि स्वर में कौन कौन से अक्षर हैं। तो ए, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ और औ, यानी ये 11 अक्षर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, ये 11 अक्षर किसके हैं? स्वर के हैं। इनमें दो शेष बचते हैं, यानी अयोगवाह, जिनका योग स्वर में नहीं किया गया वो क्या है? अयोगवाह है। कौन से हैं? अंग और ए, ये दो अक्षर अयोगवाह में शामिल किए गए हैं। तो सबसे पहले बात कर लें स्वर की, कि स्वर में को भी दो भागों में विभाजित किया गया है। कौन से? ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व कौन से हैं? स्वरों के वे अक्षर जिन्हें बोलते समय सबसे कम समय लगता हो। यानी सबसे पहले हम बात करें कि है स्वर की, और स्वर वे मूल अक्षर हैं वर्णमाला के जिन्हें बोलते समय किसी दूसरे वर्णों की सहायता की आवश्यकता नहीं पड़ती है, इसलिए इन्हें स्वर कहा गया है। और स्वर को दो भागों में विभाजित किया गया है, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। तो ह्रस्व स्वर की बात करें जिनमें स्वर के वे अक्षर जिन्हें बोलते समय सबसे कम समय लगता है, जैसे ए, छोटी ई, छोटा उ और री। ये 4 अक्षर हैं जिन्हें बोलते समय सबसे कम समय लगता है, इन्हें ह्रस्व स्वर के अंदर रखा गया है। उसी प्रकार दीर्घ स्वर की बात करें तो इसमें बड़ी मात्रा के आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, आई, ओ और औ, बड़ी मात्रा के सभी अक्षरों के, यानी 7 अक्षरों को इसमें शामिल किया गया है, जो दीर्घ स्वर के नाम से जाने जाते हैं। अब हम बात करें स्वर को दो रूपों में और विभाजित करते हैं, यानी बोलने के मुख्य आकृति के आधार पर इन्हें दो रूपों में और विभाजित किया जाता है, वर्ताकार स्वर और अवर्ताकार स्वर। वर्ताकार स्वर और अवर्ताकार स्वर, यानी स्वर के वे अक्षर जिन्हें बोलते समय
मुंह की आकृति गोल हो जाती है या होठों की आकृति गोल हो जाती है, उन्हें वर्ताकार स्वर कहते हैं। जैसे हम बात करते हैं उ, औ और औ, यानी 4 अक्षर जिन्हें बोलते समय हमारे होठों की आकृति गोल हो जाती है, उन्हें वर्ताकार स्वर कहते हैं। उसी प्रकार अवर्ताकार स्वर के वे अक्षर जिन्हें बोलते समय होठों की आकृति गोल नहीं होती है, उन्हें अवर्ताकार स्वर कहते हैं। जैसे ए, आ, ई, री, ए और ऐ, ये अक्षर हैं जिन्हें बोलते समय होठों की आकृति गोल नहीं होती है, उन्हें अवर्ताकार स्वर के रूप में जानते हैं। इसी प्रकार हम बात करें आगे अतिरिक्त की। स्वर की बात हमने कर ली है कि वर्णमाला के वे अक्षर जिन्हें बोलते समय किसी दूसरे वर्णों की सहायता की आवश्यकता नहीं पड़ती है, उन्हें स्वर कहते हैं। स्वर में अक्षर कितने होते हैं? 11 होते हैं। 11 कौन कौन से होते हैं? ए, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, ये 11 अक्षर हैं। और स्वर को मूलतः 2 रूपों में विभाजित किया गया है, हर्षव स्वर और दीर्घ स्वर। हर्षव स्वर में सबसे कम समय बोलने में जो लगता है स्वर की वे अक्षर, तो उनको हर्षव स्वर के लिए रखा गया है। ए छोटी छोटा उ और ऋषि। उसी प्रकार दीर्घ स्वर में आ बड़ी ई बड़ा उ, ए, ऐ, ओ, औ, और इनको दीर्घ स्वर में रखा गया है। उसी प्रकार वर्ताकार स्वर और अवर्ताकार स्वर के रूप में हमने बात की है। अब हम बात करते हैं अतिरिक्त की, तो इसमें ड और ढ को शामिल किया गया है। ध्यान रखें, ये अक्षर जो हैं ड और ढ, ये जो 2 अक्षर हैं, ये आपको व्यंजन में दिखाई तो देंगे, लेकिन थोड़ा सा अंतर इसमें आपको नजर आएगा। तो ड और ढ के नीचे बिंदु नजर आएंगे, जो कि मूलतः राजस्थानी भाषा से लिए गए हैं। अतिरिक्त के अंदर हम बात कर रहे हैं, उत्क्षिप्त भी इन्हें बोला जाता है। तो ड और ढ, ये 2 अक्षर इसमें शामिल किए गए हैं। अब हम बात करते हैं व्यंजन की, कि व्यंजन के अंदर जो 33 अक्षर होते हैं वो कौन कौन से हैं। तो व्यंजन की बात करें तो सबसे पहले क वर्ग। वर्ग का मतलब उस पूरी लाइन से है, अपना पंक्ति से है। जैसे क के बाद ख, ग, घ और अड़। उसी प्रकार च वर्ग, उसी प्रकार ट वर्ग, त वर्ग, च, छ, ज, झ और इ, ट, ठ, ड, ढ, अण, ट, थ, द, ध और न, और प वर्ग, फ, ब, भ और म। ये 25 वर्ग हुए। इसके अलावा हम बात करें तो अंतः स्थ वर्ण, अंतः स्थ, इसमें य, र, ल और व, इन 4 अक्षरों को शामिल किया गया है। इसी प्रकार उत्सम व्यंजन, उत्सम व्यंजन में स, और है को इसमें शामिल किया गया है। तो उस प्रकार 25 और 4 29 और 4 33, इस प्रकार 4 और 4 8 और 25 33 अक्षर जो व्यंजन के हैं। तो सबसे पहले हम बात करें क वर्ग की, तो इसे कंठे भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कंठे भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इनके बोलते समय सबसे ज्यादा दबाव कंठों पर लगता है, जैसे क, ख, ग, घ, ड़, तो इसलिए इसे कंठ वर्ण कहा गया है। च का की बात करें तो कंठों से ऊपर का भाग तालव्य, जैसे च, छ, ज, झ, इ, तो इसे तालव्य कहा गया है, तालव्य। और ट की बात करें तो मूर्धन्य, यानी तालु और मसूड़े के बीच का भाग मूर्धन्य कहलाता है, मूर्धन्य। आगे बात करें त वर्ग की, तो इसे दंत कहा गया है। क्यों? क्योंकि दांतों का को स्पर्श करता है, करती है जीवा,
इन तय वर्ग की पंक्ति को बोलते समय ये जीवा जो है दांतों को स्पर्श करती है, इसीलिए दंत वर्ण कहा गया है। पय वर्ग की बात करें तो होष्टे यानी होठों को स्पर्श किया जाता है, होष्टे। और अंतस्थ यानी नीचे और ऊपर जीवा दोनों ओर स्पर्श करती है। ये र ल व इन अक्षरों का वाचन करते समय जीवा जो है ऊपर के भाग तालु की ओर नीचे की ओर दोनों ओर स्पर्श करती है, इसलिए इसे अंतस्थ वर्ण या व्यंजन कहा गया है। उसी प्रकार उस व्यंजन स है, ये इस प्रकार इनको विभाजित किया जाता है। आगे हम बात करें तो हम बात करते हैं संयुक्ताक्षर की संयुक्ताक्षर। संयुक्ताक्षर शब्द से आप समझ रहे हो कि संयुक्त दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से कोई अक्षर बना हो तो संयुक्त। तो संयुक्ताक्षर की बात करें, जैसे हम बात कर लें अक्षय, त्रे और ज्ञ। मूलतः क के नीचे हलंत और से अक्षय बना है। त्रे की बात करें त्रे के नीचे हलंत और रे तो त्रे बना है। जे की बात करें तो जे नीचे हलंत और गे, इस प्रकार ये गे बना है। तो ये थे संयुक्ताक्षर। अब हम बात करें अलप प्राण और महाप्राण। अलप प्राण और महाप्राण व्यंजन को दो रूपों में विभाजित किया गया है। कौन से? अलप प्राण और महाप्राण। तो हम बात करें अलप प्राण की और महाप्राण की। अलप प्राण में वर्ग का पहला यानी पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन इसमें शामिल किया गया है। पहला जैसे हम बात करें क, तीसरा जैसे ग और पांचवा अड़। उसी प्रकार प्रत्येक पंक्ति का पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन जो है वो क्या है, अलप प्राण के अंदर शामिल किया गया है। इसके अलावा स्वरों को इसमें प्लस किया गया है, स्वर, क्योंकि इनमें भी बोलते समय कम समय लगता है। महाप्राण की बात करें, दूसरा और चौथा व्यंजन इसमें शामिल किया गया है। दूसरा और चौथा व्यंजन इसमें शामिल किया गया है और प्लस इसमें उसम व्यंजनों को भी शामिल किया गया है। दूसरा और चौथा जैसे ख और घ। उसी प्रकार च में छ और झ, ट में ठ और ढ। दूसरा और चौथा जो वर्ण है वो महाप्राण के रूप में शामिल किया गया है। ये थे बात अलप प्राण और महाप्राण की। अब बात करें हम घोष और संघोष की। व्यंजन को दो और रूपों में विभाजित किया गया है। कौन से? घोष और संघोष। तो सबसे पहले हम बात करें घोष और संघोष की, तो इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।